एक चीज जो हमने पढ़ी थी या लिखा था हमने, 3 things are required for the muscles contraction. 3 factors हैं are involved in muscle contraction, or we can say function. उनमें one is the nerve impulse, हमने पढ़ा था nerve impulse है एक, one is the nerve impulse and second one is the energy and third one is the calcium ion. These are the 3 important things that are required for the muscles contraction. एक है नर्व इम्पल्सिस जो न्यूरॉन के एंडिंग से निकलते हैं, नर्व इम्पल्सिस, और दूसरा है एनर्जी। ये देखें नर्व इम्पल्स की एक मैंने फिगर भी दी है, ये वाली देखिए, ये फॉर एग्जांपल न्यूरॉन है, दिस इज नोन एज न्यूरॉन, और ये मसल्स की सार्कोलेमा है। तो ये इस जगह पे केमिकल रिलीज करवाते हैं इधर, उस केमिकल सब्सटेंस को नाम दिया जाता है एसिटाइलकोलाइन। या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसमें जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है उसको हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। नर्व इम्पल्सिस के लिए मैंने आपको बताया था कि पहली चीज आप देख लें कि नर्व इम्पल्स है क्या बेटा। नर्व इम्पल्सिस हैं इलेक्ट्रो केमिकल इंफॉर्मेशन है, that form on the neurolema, or we can say neuron membrane. न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है या बनती है उस इंफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इंफॉर्मेशन है जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रैवल होती है। तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन बने, फ्लैक्चुएट हो या डेवलप हो, तो उसके लिए हम नाम देते हैं कि ये नर्व इम्पल्स है। नर्व इम्पल्स में क्या है? इलेक्ट्रो है, इट पॉसेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस। कितनी चार्जेस हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस? प्लस 40 मिलीवोल्ट टू माइनस 90 मिलीवोल्ट तक करंट जनरेट होता है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर, और उस करंट जनरेटिंग को हम नाम देते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल है। और केमिकल में बेटा क्या होता है कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल्स कौन से रिलीज होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स जो न्यूरॉन अपनी एंडिंग से, इस जगह से लास्ट में एक केमिकल जो रिलीज करवाएगा, न्यूरॉन अपनी लास्ट पॉइंट से जो केमिकल रिलीज करवाएगा उस केमिकल सब्सटेंस को नाम देते हैं कि वो न्यूरोट्रांसमीटर है, क्योंकि न्यूरॉन में हिट करेगा, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से इंफॉर्मेशन रिलीज होगी, और वो जो इंफॉर्मेशन रिलीज होती है उस इंफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर असल में है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर, नर्व इम्पल्स और न्यूरोट्रांसमीटर में फर्क है। न्यूरोट्रांसमीटर इज द केमिकल and nerve impulses is the neurotransmitter and electrical charges. न्यूरोट्रांसमीटर और इलेक्ट्रिकल चार्जेस में जो फ्लैक्चुएट होकर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जा रही है वो नर्व इम्पल्स कहलाती है। वो नर्व
इम्पल्स कहलाती है कि न्यूरॉन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, न्यूरॉन्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है, उस इंफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं कि वो नर्व इम्पल्स है। बाकी न्यूरॉन की जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट एंडिंग पार्ट है, फॉर दिस इज सार्कोलेमा, ये फॉर एग्जाम्पल सार्कोलेमा है, और ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि इस पॉइंट से एक केमिकल रिलीज होगा, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर जो केमिकल रिलीज होगा, आप लेबल भी कर सकते हैं, दिस इज फॉर एग्जाम्पल सार्कोलेमा, और ये मोटर न्यूरॉन की एंड प्लेट है, दिस इज नोन एज मोटर एंड प्लेट, और इस जगह पे केमिकल रिलीज होगा। उस केमिकल को हम नाम देते हैं कि दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर। कहाँ पे है कि सार्कोलेमा और न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बीच में जो इस जगह पे गैप है, उस गैप को हम वैसे सिनेप्स कहते हैं। उस गैप के अंदर जो केमिकल रिलीज होगा, दैट केमिकल इज नोन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। दिस इज अ टेम्पररी केमिकल सर्विसिंग, थोड़ी देर के लिए रिलीज होगा, वो मेम्ब्रेन को हिट करेगा। जैसे ही न्यूरोलेमा को हिट करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूरोलेमा है, तो इस जगह पे ये जो केमिकल रिलीज होगा इस पॉइंट के ऊपर जो हमने ऐसे डेवलप किया है, इस जगह पे जो केमिकल हिट होगा वो बाहर रिलीज होगा ऐसे, और रिलीज होने के बाद ये इसी तरीके से आकर के इसको हिट करेगा, इस मेम्ब्रेन को हिट करेगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, कीप इन माइंड, एब्जॉर्ब नहीं होगा, इस सार्कोलेमा को हिट करेगा। सार्कोलेमा को हिट करने के बाद ये दोबारा जो है रिवर्स बैक होगा या री एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि यू केमिकल ये रिलीज करते हैं न्यूरॉन। दिस इज नोन एज मोटर न्यूरॉन, हियर यू कैन से मोटर न्यूरॉन की एंड प्लेट से केमिकल रिलीज होगा, सार्कोलेमा के जो है ऊपर हिट होगा। जैसे ही सार्कोलेमा को हिट करेगा तो सार्कोलेमा के लिए ये मैसेज होगा टू रिलीज द कैल्शियम आयन। तो मीन्स मसल्स की कंट्रैक्शन से पहले क्या होता है कि मसल्स की तैयारी होती है, ब्रेन से ऑर्डर आता है, पहले ब्रेन ऑर्डर करता है, ब्रेन क्या करता है, ऑर्डर करता है, और ब्रेन ये ऑर्डर जनरेट करता है किसकी फॉर्म में, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, और ये तो ये नर्व इम्पल्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये ब्रेन है, ब्रेन इंफॉर्मेशन जनरेट कर, उस इंफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं नर्व इम्पल्स, और ये नर्व इम्पल्स जो है न्यूरॉन्स की मदद से, ये मैसेज कहाँ पे आएगा, नर्व इम्पल्स न्यूरॉन्स की वजह से, ये इंफॉर्मेशन जो है न्यूरॉन्स की वजह से आएगी। नर्व इम्पल्स जो है इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन्स को आएगी इस जगह पे, और ये मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेकर कहाँ पे आएंगे, सार्कोलेमा, या एक और चीज कहें कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे कहाँ पे, सार्कोलेमा वाली जगह पे। वैसे हर न्यूरॉन के साथ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जितने भी न्यूरॉन्स कनेक्टेड होंगे, न्यूरॉन्स की एंड प्लेट वाली जगह पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, मगर हम चूंकि लास्ट वाली पॉइंट पे अटैच नहीं है इस जगह पे, मोटर यूनिट वाली जगह पे, इस जगह पे तो केमिकल रिलीज होगा। अब ये केमिकल रिलीज होने के बाद इसको हिट करेगा, जैसे ही इसको एक्टिवेट करेगा, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम को एक्टिवेट करेगा, तो दोबारा यही न्यूरोट्रांसमीटर का केमिकल जो है रिवर्स बैक होगा या री एब्जॉर्ब हो जाएगा, री एब्जॉर्ब हो जाएगा, और री एब्जॉर्ब होने के बाद ये दोबारा एम्प्टी हो जाएगा। अब हम इस जगह पे आते हैं, तो होता क्या है असल में, होता ये है बेटा, एक चीज देख लें कि जब नर्व इम्पल्सिस न्यूरॉन में क्रिएट होते हैं, तो वो कौन डेवलप करवा के भेजता है, वो ब्रेन भेजता है, ब्रेन डिसाइड करके भेजता है, ब्रेन भेजता है उस इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन की तरफ,
फिर ये मोटर न्यूरॉन्स जो है उस इंफॉर्मेशन को हिट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर हैं क्या असल में? दीज आर द केमिकल दैट रिलीज फ्रॉम द एंडिंग ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की एंडिंग से ये रिलीज होते हैं, हमेशा न्यूरॉन की एंडिंग से ये रिलीज होते हैं। और एक न्यूरॉन की कनेक्शन दूसरे न्यूरॉन या दूसरे जो है सार्कोलेमा के साथ होती है। एंडिंग ऑफ न्यूरॉन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर that hit the सार्कोलेमा। जब न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को हिट करते हैं, दोबारा सुन लें, जब न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को हिट करते हैं तो उस दौरान न्यूरॉन के मसल्स के अंदर जब न्यूरॉन के केमिकल्स जो हैं या न्यूरॉन जो हैं अपनी केमिकल्स की मदद से सार्कोप्लाज्म को हिट करता है। दोबारा सुन लें, अगर मिस्टेक हो गई तो इसमें देख लें। न्यूरॉन सार्कोलेमा के साथ इस केमिकल को हिट करवाता है। जैसे ही सार्कोलेमा के साथ ये हिट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, तो मसल के लिए ये मैसेज होता है कि अब आपको वर्क करना है, अब आपको नो ऑल और नो रिस्पांस करना है, या रिस्पांस करना है या बिल्कुल इग्नोर करना है। अगर रिस्पांस करना है तो फिर क्या करना है? रिलीज द कैल्शियम आयन। न्यूरॉन क्या करे, मसल क्या करेगा? when न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत सारे हैं, मगर इस जगह पे जो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर हम यूज कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो है एसिटाइल कोलाइन। ये बुक में भी यूज किया गया है, एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन इसको हम कहते हैं। when neurotransmitters hit the sarcolemma, then sarcoplasm reticulum means endoplasm reticulum, here known as the sarcoplasm reticulum. Sarcoplasm reticulum release calcium ion. तो न्यूरॉन्स जैसे ही केमिकल इस जगह पे रिलीज करेंगे, इस जगह पे जैसे ही न्यूरॉन्स केमिकल रिलीज करेंगे, इस जगह पे भी आप देखें, मैंने ये फिगर भी दिखाई है आपको। जैसे ही न्यूरॉन की एंडिंग से इस जगह से केमिकल रिलीज होगा, इस गैप के अंदर, इस गैप को सिनेप्स कहते हैं। गैप को सिनेप्स कहते हैं। इस गैप के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होंगे, उन केमिकल्स को हम नाम देते हैं कि वो क्या हैं? दैट केमिकल्स आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। बेटा ये न्यूरोट्रांसमीटर किसको हिट करते हैं? सार्कोलेमा को। सार्कोलेमा को जैसे हिट करते हैं तो ये मसल्स अंदर जो है क्या हो जाती हैं? एक्टिवेट हो जाती हैं। तो मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए इस जगह पे आप देखने वाले, ये मैंने फिगर भी बनाई है जगह पे, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। अब न्यूरॉन किसको हिट कर रहा है? मसल को। ये मसल फाइबर है ये, जिसको हमने सार्कोलेमा का नाम भी दिया है। तो मसल फाइबर जो है उसको जब हिट करेगा उसकी मेम्ब्रेन को, तो इस जगह पे मौजूद होते हैं सार्कोप्लाज्म रेटिक्यूलम। सार्कोप्लाज्म रेटिक्यूलम, रेटिक्यूलम रिलीज कैल्शियम आयन। दोबारा सुन लें, जब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज फ्लक्चुएट कर रही होती है, चार्ज मूव कर रही होती है, तो उस चार्ज और न्यूरॉन की एंड से निकलने वाला जो केमिकल है, जिसको हम नाम दे रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर,
उस पूरी इंफॉर्मेशन के फंक्शन को, उस वर्क को हम नाम देते हैं कि ये नर्व इम्पल्स हैं। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज या न्यूरॉन के लास्ट मेम्ब्रेन से जो केमिकल रिलीज हो रहा है, उस पूरी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल चार्ज और नर्व इम्पल्स के नर्व न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने वाले पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि ये नर्व इम्पल्सेस हैं। और नर्व इम्पल्सेस जब पहुंचते हैं कहाँ पे, मसल्स के पास में, तो वहां पे ये केमिकल रिलीज करवाते हैं। जब केमिकल रिलीज करवाते हैं तो वो केमिकल हिट करता है, किसको हिट करता है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम को हिट करता है। तो किसको हिट करता है बेटा, ये सार्कोप्लाज्म रेटिक्यूलम को हिट करता है, सार्कोप्लाज्म सॉरी न्यूरोलेमा को हिट करता है। जब ये न्यूरोलेमा को हिट करता है तो न्यूरॉन मसल के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल को हम नाम देते हैं कि ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है। अब ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है। जब सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से ये कैल्शियम रिलीज होता है तो दिस इज मैसेज फॉर द कैल्शियम आइन। ये मैसेज है मसल्स के लिए कि दैट शुड रिलीज द कैल्शियम आइन। वो क्या रिलीज करे, कैल्शियम आइंस को रिलीज कराए। तो कैल्शियम आइंस को रिलीज करवाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, ब्रेन से नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, मोटर न्यूरॉन में केमिकल रिलीज करेंगे जिसको आप नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर हिट करेंगे सार्कोलेमा को, और सार्कोलेमा के अंदर जो है मसल फाइबर्स अवेलेबल है। वो मसल फाइबर एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं कैल्शियम आइंस। ये कैल्शियम आइंस जब रिलीज होते हैं, कैल्शियम आइंस जब रिलीज होते हैं तो उस दौरान कैल्शियम आइंस मैसेज होता है फॉर द बाइंडिंग, ये मैसेज होता है कैल्शियम आइंस रिलीज आउट फ्रॉम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। Sarcoplasm reticulum, calcium ions released out from the sarcoplasm reticulum that are reserved जो कैल्शियम आयंस हैं कैल्शियम आयंस स्टोर्ड होते हैं सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम मींस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। जो कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। जब कैल्शियम आयंस बेटा जो है रिलीज हो जाते हैं, कैल्शियम आयन इज द मैसेज फॉर द बाइंडिंग ऑफ बल्बस रीजन विद द एक्सन। कैल्शियम आयंस are messages for muscle fiber या myosin and axon to form bridges. But we can say here in the presence of calcium ion, myosin या erects out cross bridges। कौन सी चीज होती है बेटा, उसके ऊपर क्रॉस ब्रिजेस अवेलेबल होते हैं मगर मोर क्लियर नहीं होते हैं। क्रॉस ब्रिजेस को मोर क्लियर करने के लिए कैसे होता है, क्रॉस ब्रिजेस जो हैं इस तरीके से बनी हुई होती हैं, इसमें ये क्रॉस ब्रिजेस हैं।
तो कैल्शियम आयन रिलीज ना होने की वजह से ये इस तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या नीचे आ जाते हैं। ये कैल्शियम आयंस जैसे इसके साथ अटैच होते हैं तो कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में इस जगह पे आप देखें ये वाली पॉइंट जो है, जब कैल्शियम आयंस अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस दौरान ये बिल्कुल ये सीधे आ जाते हैं और ये एक्टिन है और ये मायोसिन है। ये एक्टिन का थिक थिन फिलामेंट है और ये थिक फिलामेंट है मायोसिन का। अब जैसे कैल्शियम आयंस इस जगह पे अटैच होंगे तो कैल्शियम आयंस जो है एक बाइंडिंग साइट एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में क्या होता है कि ये आपस में अटैच हो जाते हैं इस जगह पे। आप कैसे देखें, ये जगह मायोसिन हेड हाई एनर्जी जो है कॉन्फ़िगरेशन, वो एनर्जी तो बाद में चाहिए जब वर्क करने की जरूरत पड़े, मगर मसल्स को अटैचमेंट के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम आयन। इस जगह पे देखें ये मसल नॉर्मल मसल्स हैं, नॉर्मल या रिलैक्स्ड कंडीशन में है। जब रिलैक्सेशन के बाद जब कंट्रैक्शन होती है तो मसल्स की साइज थोड़ी सी कम हो जाती है। क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक होने का मतलब ये है कि वो नीचे चली जाती हैं, मीन्स पहले वो सीबीसी होती हैं। क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक होने का मतलब ये है कि मायोसिन फिलामेंट ये वाला देखिए, इस जगह पर पहले ये अटैचमेंट है, ये सिर्फ इस वजह से ब्रिज आ जाती है ताकि इस मसल्स को कंट्रैक्ट किया जा सके। पहले इस जगह पे कंडीशन ये होती है, ये देखें आप, इस जगह में मैं बता रहा हूँ, ये देखें। अब ये फॉर एग्जाम्पल पहला जो है ये एक्टिन फिलामेंट है और उसके बाद जो है इसके नीचे जो हम बना रहे हैं मायोसिन फिलामेंट। ये मायोसिन फिलामेंट जो है एक्टिन फिलामेंट के साथ इस तरीके से इस एक्टिन के ऊपर जो है ये चीज मायोसिन के ऊपर ये चीजें अवेलेबल हैं, ऐसे ऐसे अवेलेबल है, मगर ये इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है। अब जब कैल्शियम आयन रिलीज होता है तो मसल्स को वर्क करने की जरूरत पड़ती है, तो मसल्स को जब वर्क करने की जरूरत पड़ती है तो उस दौरान ये जो थिक फिलामेंट्स हैं, ये जो थिक फिलामेंट्स हैं अपने इस क्रॉस ब्रिजेस को एड करवाते हैं। ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कहीं पे आप अवेलेबल हैं, आप चढ़ना चाह रहे हैं किसी चढ़ाई के ऊपर या सीढ़ी के ऊपर, या किसी आप खड़े हुए हैं, आपके पास हाथ हैं क्रॉस ब्रिजेस की तरह, मगर जब आप चढ़ने की कोशिश करेंगे तो उस चीज को पकड़ें। तो ऐसे ही होता है कि ये आपस में अटैचमेंट के लिहाज से जितने तक ये आपस में प्रॉपरली अटैच नहीं होंगे तो मसल्स कंट्रैक्ट कैसे होंगे, क्योंकि मसल्स को कंट्रैक्ट करने की कौन सी चीज जरूरत होती है, क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक तब होते हैं जब प्रॉपर फंक्शन हो चुका होता है। मसल्स जब कंट्रैक्ट हो चुके होते हैं, जब मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं दोबारा रिलैक्स हो जाते हैं, जब रिलैक्स होंगे तो तब जो है ये अपना हाथ छोड़ देंगे। जैसे जैसे आप किसी चीज को पकड़े, आप चढ़ जाएंगे ऊपर तो जाहिर सी बात है आप पकड़ के तो नहीं खड़े होंगे वहां पे। तो ऐसे ही आप क्या करते हैं, किसी चीज को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद आप ऊपर चढ़ जाते हैं, जब आप चढ़ते हैं तो दोबारा उस चीज को आप छोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से मसल्स जब कंट्रैक्ट हो रहे हैं तो उस दौरान कौन सी चीज कनेक्ट होती है, ये क्रॉस ब्रिजेस कैल्शियम की प्रेजेंस में। कीप इन माइंड, पहले कौन सी चीज, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल रिलीज, न्यूरॉन जो है अटैच होगा, न्यूरॉन एक केमिकल रिलीज होगा और उस केमिकल को हम नाम देते हैं कि वो न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जब मसल्स के मेम्ब्रेन को हिट करेंगे तो मसल की मेम्ब्रेन के लिए ये मैसेज होगा टू रिलीज द कैल्शियम आयन, तो वो कैल्शियम आयन रिलीज करेगा। जब कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे तो ये मैसेज होगा मायोसिन और एक्टिन के लिए, स्पेशली मायोसिन के लिए, कि अपने जो बल्बस रीजन है उसको थोड़ा सा बाहर निकालें ताकि वो प्रॉपरली कनेक्ट हो सके इसके साथ थिन फिलामेंट के साथ। तो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, जब कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं इस जगह पे तो ये इस जगह पे बाइंडिंग में आसानी होती है। तो कैल्शियम आयन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बाइंडिंग, तो इस जगह पे ये आसानी से बाइंडिंग वगैरह होते हैं। दोबारा सुन लें, कैल्शियम आयन तब रिलीज होंगे जब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। जब न्यूरोट्रांसमीटर सार्कोलेमा को हिट करेगा तो ये मसल के लिए मैसेज होगा टू रिलीज द कैल्शियम आयन। मीन्स मसल को कैसे पता चलता है कि वर्क करना है, जब जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर कब रिलीज होता है, जब ब्रेन से मैसेज इम्पल्स के फॉर्म में आता है।
जब ब्रेन डिसाइड करेगा कि फलां मसल्स को आपको वर्क करवाना है, तो वहां तक न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। जब वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे तो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम को वो हिट करेंगे। जब सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम को वो हिट करेंगे तो मसल्स के लिए ये मैसेज होगा टू रिलीज द कैल्शियम आयन। तो मसल्स क्या करते हैं, कैल्शियम आयन को रिलीज करवा देते हैं। अब कैल्शियम आयन क्या करेगा बेटा, कैल्शियम आयन हमें मिलता कहाँ से, हम खाने में से खाते हैं। क्यों कहा जाता है कि आपको कैल्शियम रिक्वायर्ड है? जब आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, जब आपको वोमिटिंग होती है, उल्टियां होती हैं, मतली आती है या मोशन होते हैं, तो उस दौरान हमें कपकपाहट शुरू हो जाती है या क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर कैल्शियम की, पानी की, मिनरल्स की कमी होती है। तो उस दौरान ये प्रोसेस शुरू हो जाता है हमारा। जब कैल्शियम आयंस बेटा रिलीज हो जाएंगे, जब कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, तो जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में जो बल्बस रीजन है वो एक्टिन के साथ अपना मजबूत अटैचमेंट बनाएंगे, जिसको हम बाइंडिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्रॉस ब्रिजेस अटैच, और यू कैन से प्रॉपर बाइंडिंग अकर। भाई क्यों कहा जाता है कि आप अपने सीट बेल्ट बांध रहे हैं, हम जो है उड़ान भरने वाले हैं? तो इसी तरीके से नॉर्मली क्या होता है कि मसल्स को कहा जाता है कि आप अपने आप को अटैच करें, फिर उसके बाद कंट्रैक्शन की जरूरत है। जब कंट्रैक्शन तब होगी जब मसल्स के जो बल्बस रीजन है वो एक्टिन के साथ अटैच होंगे ना बेटा, क्योंकि ये साइडें दोनों अंदर की तरफ आ रही हैं। देखिए इस जगह पे क्या है कि ये जो साइडें हैं ये अटैचमेंट इस जगह पे हो रही है ऐसे। अब इनके जो साइड्स हैं ये अंदर की तरफ दबाए जा रहे हैं, ये देखिए दोनों, तो अंदर की तरफ ये स्ट्रक्चर्स जो हैं अंदर दबी जाती हैं। तो मसल्स को अंदर की तरफ, ये देखिए इस जगह पे, ये जब इस जगह पे इनकी अटैचमेंट होगी प्रॉपरली, ये प्रॉपरली ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं। कैल्शियम आयंस जब रिलीज होंगे तो ये ऊपर की तरफ आएंगे, ऐसे पहले नीचे हो जाते हैं ये। तो क्रॉस ब्रिजेस में क्या हो जाता है, एक गैप आ जाता है। जब कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं तो ये मैसेज होता है मसल के लिए कि भाई अपने जो ये दबाए हुए रीजन से इनको बाहर की तरफ निकालो। ये जब ये बाहर की तरफ ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो इनकी प्रॉपर अटैचमेंट किसके साथ हो जाती है, एक्टिन के साथ। जब एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट प्रॉपरली अटैच्ड हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, या ये कौन सी चीज है, दिस इज नोन एज अ बल्बस रीजन। तो बल्बस रीजन में ये प्रॉपरली इनकी अटैचमेंट हो जाती है। जब इनकी प्रॉपर अटैचमेंट हो जाती है, जब प्रॉपर इनकी अटैचमेंट हो जाती है, तो नाउ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। मीन्स हमने पढ़ा है पहला न्यूरोट्रांसमीटर, नर्व इम्पल्स, और दूसरी चीज क्या चाहिए, कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम और यू कैन से द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में पाया जाता है। अब कैल्शियम रिलीज होने से क्या होता है कि एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट प्रॉपरली अटैच्ड हो जाते हैं, बाइंडिंग उसको हम कहते हैं। जब इनकी प्रॉपर अटैचमेंट हो जाती है तो नाउ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, यू नो वेरी वेल, हमारे पास मसल्स के अंदर, इसको देखें, ये कैल्शियम आयंस आप देख सकते हैं, और फिर उसके बाद एनर्जी चाहिए, जो नंबर 3 पे हमारे पास आएगा, एनर्जी चाहिए हमें। एनर्जी, एनर्जी कहाँ से मिलती है? आपके पास स्टोर्ड फॉर्म में ग्लाइकोजन अवेलेबल है जो ग्लूकोज में टूटेगा, और ये ग्लूकोज यूज होगा बेटा रेस्पिरेशन, इसके अंदर रेस्पिरेशन, दैट्स नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एनर्जी ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म में पाया जाता है। जो आप खाते हैं, इजाफी खाते हैं तो आप स्टोर करते हैं। अब वो इजाफी खाया हुआ मटेरियल जो आप स्टोर करते हैं बॉडी के अंदर, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में पाया जाता है।
अब आपके पास दो कंडीशन हैं, या तो आपके पास ग्लाइकोजन अवेलेबल है, वो ग्लूकोज में टूटकर फिर दोबारा यूज होगा, या डायरेक्टली ग्लूकोज जो आपके ब्लड के अंदर अवेलेबल है वो रेस्पिरेशन में यूज होगा। दोबारा देख लें, सुन लें, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटेगा और ये ग्लूकोज रेस्पिरेशन में यूज होगा, और ये रेस्पिरेशन के अंदर जब ग्लूकोज यूज होगा तो उसमें से हमें एटीपी या एनर्जी मिलेगी। अब ये एटीपी जो है पहले के फॉर्म में सीपी क्रेटिनिन फास्फेट में ये स्टोर्ड होती है। क्रेटिनिन फास्फेट, सीपी क्रेटिनिन फास्फेट कहा जाता है। अब इस क्रेटिनिन फास्फेट और एडीपी की अगर हम बात करें तो ये दोनों आपस में मिलते हैं। एडीपी और क्रेटिनिन फास्फेट से हमें फास्फेट मिलता है, उसमें से क्या बनता है, एटीपी। दोबारा देखें, दीज आर द इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स यू कैन से। ग्लाइकोजन दोबारा सुन लें, ग्लाइकोजन ब्रेक होगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी के अंदर एरोबिक या एनएरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होगा बाय द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोसेस किसकी मदद से होता है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से। आपको इस वजह से कहा जाता है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें, क्योंकि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होंगे। जितने माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होंगे इतनी आपको एटीपी या एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज जो है किसकी प्रेजेंस में, यू नो वेरी वेल, ग्लूकागॉन की प्रेजेंस में। ग्लूकागॉन हार्मोन जो है उसकी प्रेजेंस में। या तो डायरेक्टली ग्लूकोज जो आपके ब्लड के अंदर है वो यूज होगा, या स्टोर्ड फॉर्म में जो ग्लाइकोजन मौजूद है वो ग्लूकोज में टूटेगा। अब ये ग्लूकोज रेस्पिरेशन में आएगा। जब सेलुलर रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस में यूज हो रहा होता है तो उस दौरान एक हमारे पास मटेरियल पाया जाता है जिसको हम क्रेटिनिन फास्फेट कहते हैं। अब ये क्रेटिनिन फास्फेट, इसके अंदर स्टोर्ड फास्फेट पाई जाती है और कुछ भी नहीं है। इसमें क्या पाया जाता है, फास्फेट। अब एडीपी को क्रेटिनिन फास्फेट से फास्फेट मिलेगा, इट बिकम चेंज इनटू एटीपी। यू कैन सी हियर इन दिस फिगर आल्सो, दिस इज तो जब मसल्स रेस्टिंग में होते हैं तो उसके पास एटीपी अवेलेबल है, यूज कर रहे हैं वो। अब ये एटीपी और क्रेटिनिन जो है इस जगह पे क्या बना रहे हैं, एडीपी बन रहा है इस जगह पे। अब ये क्रेटिनिन फास्फेट जो है स्टोर्ड फॉर्म में अवेलेबल है, तो एडीपी क्रेटिनिन फास्फेट की प्रेजेंस में क्या है, क्रेटिनिन काइनेज, इट फॉर्म द एटीपी। अब ये एटीपी क्रेटिनिन अलग हो जाएगा। अब ये एटीपी